हैं? जी बिल्कुल संजू जी। कुछ वजह से नीरा जी और कृष्णा जी वही बारिश की वजह से बिल्कुल नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है अपन कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ा सा चेंज करना होगा। नीलम दीदी आपकी परमिशन और सर उदम सर आपकी परमिशन के साथ थोड़ा सा एजेंडा को चेंज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी संजू जी, ठीक है, हैंड ओवर टू यू। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ जूम सभागार में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष नीरा जी मल, प्रदेश सचिव कृष्णा जी पेड़ीवाल, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्य समिति नीलम जी भट्टर, प्रदेश कोषाध्यक्ष कांता जी, प्रदेश संगठन मंत्री आभा जी और उपस्थित पदाधिकारीगण जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विशेष स्वागत हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री उत्तम जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर कार्यक्रम को एक आयाम दिया। साथ ही जूम सभागार में उपस्थित प्रदेश की सभी बहनों व अन्य सभी स्थानों से जुड़ी सभी बहनों का भी दिल की गहराइयों से स्वागत, जिनकी उपस्थिति ही कार्यक्रम की गरिमा है। आगे बढ़ते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ समिति की प्रदेश संयोजिका शोभना जी साडा को कि वे मंच पर आएं और अपनी शुभेच्छा से के मीठे बोल से हमें अनुग्रहित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है शोभना जी। शोभना जी के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी। समाज सेवा के लिए तत्पर रहती हर पल, समाज सेवा के लिए तत्पर रहती हर पल, मासूमियत भरी इनकी वाणी छू लेती हर दिल, मासूमियत भरी इनकी वाणी छू लेती हर दिल। शोभना जी आपका स्वागत है। थैंक यू संजू जी। ऐसा कुछ है नहीं जैसा आपने कहा, परंतु थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बोला। और मैं सभी से सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आप काफी ज्यादा बारिश है, तो हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो साथ ही साथ आप सभी को म्यूट रखते हुए फिर मैं सभी बड़ों को प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्णा जय महेश। जूम प्रांगण में उपस्थित सभी आदरणीय बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह भरा आशीर्वाद। मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ, मेरा नेट थोड़ा डाउन चल रहा है। आप कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, आप कंटिन्यू रखें शोभना जी। हाँ जी, उनको सुधा जी सबको थोड़ा अनम्यूट कर देते, सॉरी म्यूट कर देते तो अच्छा। नहीं ठीक है, हो गया। ओके। जी, जूम प्रांगण में उपस्थित सभी आदरणीय बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह भरा नमस्कार। आज के हमारे अतिथि सुप्रीम कोर्ट लॉयर माननीय उद्धम जी एवं नीरा जी एवं नीलम जी, सॉरी किसी कारण नीरा जी नहीं जुड़ पाए हैं। नीलम जी, सशक्तिकरण समिति में आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार। संजू जी, आपने मुझे कुछ कहने का कहा, तो आपको पता है मैं बोलने में बहुत कमजोर हूँ, पर फिर भी एक लाइन जरूर कहना चाहूंगी। आपकी फोटो छोड़ के दे दी। बस इतना ही कहूंगी, झुकिए इतना जो आपको न तोड़ पाए, करिए इतना कि फायदा दूसरों को जरूर मिले पर अपना नुकसान भी ना हो, और जीवन को औरत हो या बुजुर्ग, देखा के चीज का है, देखना अपने आप को म्यूट रखिए ना। करिए इतना कि फायदा दूसरों को जरूर मिले पर अपना नुकसान भी ना हो, और जीवन को औरत हो या बुजुर्ग, बच्चे हो या पुरुष, या हो कामकाजी महिला, सम्मान के साथ जिए और जिम्मेदारियों के साथ हमें अपने अधिकार और डिग्निटी के साथ जीने का पूरा हक है, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को जिन्होंने जीवन ही परिवार के नाम लिख दिया है। तो बस इसी कड़ी में हमें लगा कि कुछ चीजें जो हम अपने जीवन में कभी कभी बहुत ज्यादा स्नेह में या बहुत ज्यादा
समझते हैं कि चलो साथ मिलके चलना चाहिए, में कुछ चीजें हम अपनी डिग्निटी के साथ भूल जाते हैं। तो उसी कड़ी में हम दाम्पत्य और घरेलू पारिवारिक जीवन और साथ ही साथ हमारे अपने अधिकारों का, अपने डिग्निटी का कैसे रक्षा करें, इसी विषय पे आज का जो ये प्रोग्राम आप लेके आए हैं संजू जी, ये बहुत ही अच्छा है। और फिर से एक बार उद्यम जी का धन्यवाद करते हुए, संजू जी का धन्यवाद करते हुए, जय महेश, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी। आपने आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इतनी सुंदर सजाई और सबको एक अच्छी जानकारी भी दी। किसी कारणवश कृष्णा जी नहीं जुड़ पाए हैं, जैसा कि शोभना जी ने बताया कि नेटवर्क इशू चल रहा है उनका। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी राष्ट्रीय कार्य समिति व निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नीलम जी भट्टर को कि वे मंच पर आकर अपने आशीर्वचनों से हमें शीतलता प्रदान करें। नीलम जी के स्वागत में इतना ही कहना चाहूंगी कि हृदय में बसती सबके, नहीं मन में कोई गांठ। हृदय में बसती सबके, नहीं मन में कोई गांठ। दरिया दिली उनकी, लेती सबके दुख बांट। दरिया दिली उनकी, लेती सबके दुख बांट। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी। धन्यवाद संजू जी, बहुत तारीफ की आपने मेरी। जूम प्रांगण में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? हाँ, आ रही है, आ ओके, रही है। हाँ। जूम प्रांगण में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, नीरा जी किसी कारणवश नहीं है, कृष्णा जी, नीरा जी, और हमारे प्रमुख वक्ता श्री उद्यम जी मुखर्जी तथा सभागार में उपस्थित सभी स्नेही स्वजन एवं सखी वृंद को दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन और जय महेश। उद्यम जी, आप दुर्गापुर से हैं और मैं भी दुर्गापुर की ही वासिंदा हूँ। आप आज पश्चिम बंगाल प्रदेश मंच पर पधारे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और आप अपने ज्ञान से हम महिलाओं को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताएंगे। ये हम लोगों के लिए, हम लोग हमारी सोच को और विस्तृत करेगा। आज का विषय रिश्ते और अधिकार। यदि हम इस बात को ध्यान से समझें और इसका मनन करें तो हम अपने जीवन की कई उलझनों को खुद ही सुलझाने में समर्थ हो सकते हैं। हम महिलाओं में ईश्वर ने कुछ ऐसे गुण प्रदान किए हैं जिनसे हम जीवन के हर क्षेत्र में बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। जब हम अपने अधिकार के बारे में सोचें तो हमें अपने कर्तव्यों की लिस्ट को भी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। ड्यूटीज एवं राइट्स को बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। तो परिवार की हो या समाज की हो, सारे रिश्तों की डोर सुलझी हुई रहती है। और इसमें जैसा कि शोभना जी ने कहा, इन सब को करने में हमें अपनी डिग्निटी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे सभी कदम बढ़ाने चाहिए। चूंकि नीरा जी आज अभी हमारे बीच में नहीं है, तो मैं उनकी मतलब जो टॉपिक था, एक जैसे था कि आज हमारे समाज में लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या महिला, बराबरी की बात सभी करते हैं, किंतु हमें बराबरी नहीं करना है। वी आर डिफरेंट, वी लेडीज आर डिफरेंट, और हमको जो गुण मिले हैं, हमको उन गुणों को विस्तृत रूप से निभाते हुए आगे बढ़ना है। इतना अच्छा कार्यक्रम आज बंगाल को में लेकर आए हैं उद्यम जी। आप जो अब हमारे बीच में आए हैं, तो आप हमें अपने आगे के आप अपने वक्तव्य से हमें और आगे का मार्गदर्शन कीजिए। हमारा बंगाल इसी तरह आगे बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं हैं मेरी। बहुत बहुत बधाई संजू जी, शोभना जी, इसी तरह बंगाल को आप लोग आगे लेकर के चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। संजू जी, आगे का कार्यक्रम बढ़ाइए। धन्यवाद नीलम जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बातें हमारे सामने रखी। तो चलिए, तो नीरा जी नहीं जुड़ पाए तो हम कार्यक्रम को अब अपने विशिष्ट अतिथि की तरफ लेकर बढ़ते हैं।
हम लोग संजू जी अपने ऐसे करते हैं, पहले सर को लेते हैं, फिर नीरा जी तब तक जुड़ पाएंगे तो बाद में उनका ले लेंगे। ओके ओके। पग पग बढ़ते हुए अब समय आ गया है हमारे आज के विशिष्ट अतिथि के स्वागत का, जो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील श्री उद्यम जी हैं, जिनका परिचय देने के लिए हमारे साथ हैं धूपगुड़ी से शोभा जी कल्याणी। शोभा जी कृपया मंच पर आकर हमारे आज के प्रमुख वक्ता अतिथि का परिचय करवाएं। शोभा जी कल्याणी। संजू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। जय महेश। मैं शोभा कल्याणी पश्चिम बंगाल प्रादेशिक माहेश्वरी महिला की एक भुजा, महिला अधिकार उत्थान सशक्तिकरण की धूपगुड़ी से सह संयोजिका आज उपस्थित सभी जनों को सादर वंदन करती हूँ। एडवोकेट उदय मुखर्जी का आप सभी से परिचय कराना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है, पर इनके पूर्ण परिचय के लिए मेरे पास शब्दों में कमी महसूस हो रही है। इनके ऊपर माँ सरस्वती की असीम कृपा है और इसी वजह से इन्होंने ज्ञान के सागर में डुबकी लगाकर अनेक डिग्रियां व कई सम्मान प्राप्त किए हैं। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक वकील हैं। इन्होंने वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेस से अपनी पढ़ाई पूरी की है। इनकी उत्कृष्टता की यात्रा इनके विश्वविद्यालय के दिनों से शुरू हुई, जब इन्हें प्रतिष्ठित गोपाल सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति के साथ साथ विश्वविद्यालय में प्रथम रैंक हासिल करने के लिए नानी ये पालकीवाला मेमोरियल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल और देश के विभिन्न अन्य कानून प्रतिष्ठानों में 10 से अधिक वर्षों से सक्रिय एडवोकेट है। उद्यम जी मानव अधिकार और विशेष महिलाएं एवं बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में रुचि रखते हैं और इसीलिए वे नेशनल ह्यूमन राइट्स एवं क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जैसे संस्थाओं के कानूनी सलाहकार भी हैं। इसके अलावा वे आरती सिन्हा ट्रस्ट को कानूनी सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं, जो विकलांग बच्चों को सशक्त बनाने में अग्रसर हैं। उद्यम जी, आज आप बंगाल की धरा पर उपस्थित हैं, तो बंगाल की माटी आपसे ये कह रही है, धन्य अपनी महामान्य অসীম আপনার সাহস, ধন্য আপনি মহামান্য অসীম আপনার সাহস, তাই সহজেই খুলতে পারেন ভণ্ড সবার মুখোশ, তাই সহজে খুলতে পারেন ভণ্ড সবার মুখোশ। এমন করেই থাকুন পাশে সর্বদা সবার, এমন করেই থাকুন পাশে সর্বদা সবার, শতকোটি প্রণাম আমি জানাই বারবার, শতকোটি প্রণাম আমি जानाई बार बार। आशा करते हैं कि आज हम सभी इनकी ज्ञान अमृत वर्षा से कुछ बूंद ग्रहण कर अपने आप को तृप्त महसूस कर पाएंगे। तो आइए अब मैं समय व्यर्थ ना करते हुए उद्यम जी को आमंत्रित करती हूं कि आज के विशेष टॉपिक महिला अधिकार पर प्रकाश डालें। सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय महेश। वेलकम उद्यम जी। थैंक यू। आप लोगों के वेलकम से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे आज
आप लोगों के बीच आमंत्रित किया और इस चर्चा में मुझे आप लोगों ने शामिल किया। मेरा कोशिश रहेगा कि आज कुछ ऐसे चीजों पे मैं आप लोगों से बात कर सकूं जिससे सबको किसी न किसी तरह का फायदा मिले, या जैसे वकील बोलते हैं, जब तक आप वकील और डॉक्टर के पास ना ही जाना पड़े तो सबसे अच्छा है। बट नॉलेज होना या ज्ञान होना कि जिससे कि उनके पास ना जाना पड़े, उस तरीके से मैं कोशिश करूंगा आप सबको आज इन कुछ विषयों पे आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में बताने का। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, नीलम जी ने एक बहुत ही अच्छा बात कहा जब वो बोल रही थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है समझना कि विमेन आर स्पेशल। ये बात बहुत ही जरूरी है और इसी बात से मेरा भी मन था आज स्टार्ट करने का कि अगर हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिस्टोरिकली इतिहास में भी देखें तो women have always been given a special role. इसके पीछे बहुत से कारण है। अगर हम देखें तो महिलाओं ने हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद जब हमारे देश को आजादी वगैरह मिला, उस टाइम पे भी जब संविधान बन रहे थे, आप लोगों को सुन के ये आश्चर्य होगा, 15 women were involved in the drafting phase हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो संविधान बना, जिससे हमें राइट्स, ड्यूटीज, सब कुछ जिससे हमें प्रदान होते हैं, उसमें 15 ladies were involved in drafting that constitution. और अगर हम इस पे और चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से ऐसे विषय थे जो अच्छे अच्छे देशों के संविधान में कवर नहीं होते हैं एट द इनिशियल स्टेज, बट हमारे देश के संविधान में वो कवर्ड थे। आप सब ने सुना होगा कि हमारे संविधान में ये कहा गया है कि एवरीबॉडी इज इक्वल। हर तरह के लोग, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको एक तरह का स्वीकृति मिला हुआ है हमारे संविधान में। बट इसी के साथ साथ हमारे संविधान में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रावधान बनाया गया था। और ये 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे और 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था इंडिया में, तभी से ये रहा है। ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को हर चीज में, जैसे शिक्षा हो या पॉलिटिक्स हो, गवर्नेंस, ऐसे चीजों में बहुत जरूरी था हमारे देश में महिलाओं को जोड़ने का। ये सोच था जब बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का, उन्होंने विदेशों में बहुत पढ़ाई किया था और उस पढ़ाई को करते वक्त उन्होंने ये देखा था कि जहां पे महिला और पुरुष एक साथ काम करके चीजों को करते हैं, उस तरह के सिस्टम में जो प्रोग्रेस हो, जो बदलाव उस तरह के सिस्टम से लाया जा सकता है, वो खाली पुरुष के माध्यम से नहीं हो सकता है। तो इसी का कारण है कि हमारे संविधान में महिला और बच्चल प्रावधान है, जिससे कि देश में कानून जो बनते हैं वो ऐसे बनाए जा सकते हैं कि महिला और बच्चों को स्पेशल स्टेटस मिले। ये स्पेशल स्टेटस ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पुरुष से कंपटीशन कराने के लिए, ये स्पेशल स्टेटस है महिलाओं का स्पेशल जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी, उसको और बाहर लाने के लिए, उसको और
एक लेवल पे पहुंचाने के लिए जिससे कि देश या हमारे समाज में सुधार वगैरह आ सके। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहता था, और क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना कि क्यों और कहां से महिलाओं के लिए जो स्पेशल अधिकार या जो कानूनी प्रावधान बनाए जाते हैं उसका सोर्स क्या है। तो उसका सोर्स हमारा संविधान है, जो कि कहता है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए ऐसे कानून बन सकते हैं जिससे कि वो और आगे बढ़ सके। और अगर देखा जाए तो जिन्होंने जब संविधान बनाया जा रहा था तो उनका लक्ष्य ये था कि एक टाइम आएगा जब महिलाएं पुरुष से बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे और देश के संचालन में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अब दूसरे इसी थीम पे जो दूसरा डिस्कशन जो आज मैं आप लोगों से करना चाहता हूं वो है कि राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए, राइट्स और ड्यूटीज का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कानूनी तरीके से आपको कोई राइट मिलता है तो उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी होता है जिससे कि कानून आपको वो राइट दे पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलता है, अगर आप उसके बाद गाड़ी लेके रास्ते में निकलते हैं तो ये आपका ड्यूटी है कि आप गाड़ी इस तरीके से चलाएंगे कि किसी और को आपके गाड़ी चलाने से परेशानी ना हो। लाइसेंस एक आपका राइट है और गाड़ी चलाने के नियम आपको मानना आपका ड्यूटी है। वैसे ही जो स्पेशल राइट्स विमेन एम्पावरमेंट के लिए हो या विमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए हो या फिर बुजुर्ग लोगों को आजकल प्रोटेक्शन देने के लिए, ये सभी बनाए गए हैं इसी कारण से कि एक तरीके से हमारे कानून व्यवस्था का ये काम है कि एक प्रोटेक्शन भी दिया जाए और दूसरा एक तरीके से उनके विचार वगैरह को आगे बढ़ाया जाए। मैं तो पहले हम जिस विषय को छूते हैं वो है कि किस तरह के प्रोटेक्शंस अवेलेबल है। आप किसी भी दिन अखबार वगैरह खोलिए या कोई भी न्यूज चैनल आप किसी भी वक्त देखेंगे तो आपको ये चीज जरूर दिखेगा। और ये बहुत दुख वाली बात है, हमारे देश में अभी भी इस तरीके के वारदात वगैरह होते हैं जिसमें आप देखेंगे कि बहुत से घर गृहस्थी से जुड़ी हुई महिलाओं के साथ कई तरह के अपराध वगैरह होते हैं, कई तरह के जिसको हम कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का यही तात्पर्य है कि आप अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। तो इसको एड्रेस करने के लिए कानून बनाया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसके अंतर्गत यही है कि आप अगर एक महिला होके अपने ही घर में, जैसे आपके हस्बैंड या फिर आपके हस्बैंड के रिलेटिव्स, इनके साथ रह के आपको किसी भी तरह के परेशानी का सामना करना पड़े तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कहीं प्रावधान है जिससे कि आप पहले पुलिस वगैरह के पास जा सकते हैं, उसके बाद आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का जो पहलू है ये जरूरी क्यों था?
इसको लाने का कारण यही था कि ऐसा देखा जा रहा था कि बहुत से महिलाएं बहुत से कारणों से, मेनली एक डिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ, अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, रोजगार, ऐसे डिपेंडेंस के चलते अपने ही मैट्रिमोनियल होम में उनके साथ तरह तरह के प्रॉब्लम्स वो फेस करते थे। बट इन चीजों को बाहर लाने का या इन चीजों के रिड्रेसल का कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टडीज वगैरह किए और फाइनली एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया। इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे कि ऐसे जो अपने पारिवारिक जीवन में अगर कोई महिला को लगे कि उनको किसी तरह के अपमान एवं किसी तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो अप्रोच कर सकते हैं। आप लोगों ने एक बहुत ही बड़ा सोशल प्रॉब्लम था हमारे देश में, डाउरी प्रावधान का, इसके बारे में भी सुना होगा। बहुत साल पहले इसमें डाउरी के चलते बहुत से प्रॉब्लम्स होते थे। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमारे देश में एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था। ये कानून मेनली डाउरी देना एवं डाउरी मांगना, इन दोनों चीजों पे पाबंदी लगाने के लिए लाया गया था। और आप अगर देखें, एटलीस्ट हम वकीलों का एक्सपीरियंस यही है कि इस कानून के लाने के बाद बहुत से ऐसे केसेस बाहर आए जहां पे डाउरी देने का या डाउरी लेने के चलते महिलाओं को बहुत सारे तरह तरह के अत्याचार वगैरह फेस करने पड़ते थे। और ऐसे केसेस बहुत कम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज ऐसे केसेस होते नहीं है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि बहुत सालों से ये लॉ है और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी एट सम लेवल थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ है, तो जिसके चलते एक जनरल माइंडसेट में भी चेंज आया है, जिससे कि महिलाओं को डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आजकल डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल फेस कम करना पड़ रहा है। ऐसे और भी कहीं कानून है। एक कानून जो मैं आप सबके साथ स्पेशली जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं भी, आप लोग सब मेरे से बड़े हैं और मेरे तरह ही आपके बच्चे भी तरह तरह के जॉब्स वगैरह करते हैं। एक स्पेशल कानून है जो कि हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस रिलेटेड है। तो ये कानून जब आपके बच्चे वगैरह किसी भी ऑफिस या किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था में काम करने जाते हैं, वहां पे तरह तरह के लोग होते हैं। इन लोगों के बीच में कभी ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अपने एक्शन से या कुछ ऐसे चीजों को करे जिससे कि मेरे उम्र के आपके जितने भी बच्चे हैं उनको किसी तरह के उनको लगे कि वो हैरेसमेंट वगैरह फेस कर रहे हैं। तो इस तरह के चीजों को एड्रेस करने के लिए एक हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये एक बहुत ही स्पेशल कानून है। इस कानून के पीछे भी बहुत हिस्ट्री है। आप लोगों को ताज्जुब होगा ये सुनने में कि ऐसा कोई कानून हमारे देश में हुआ नहीं करता था। एक बार एक मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उस समय के बहुत ही विद्वान जज हुआ करते थे, जस्टिस JS वर्मा, वो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। उन्होंने बैठे बैठे कोर्ट में ही कहा कि
एक देश जहां पे महिलाओं को उनके वर्क प्लेस में प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून नहीं है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे अपने ही जजमेंट के द्वारा एक कानून बनाया, और सुप्रीम कोर्ट जो भी हमारे संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है वो पूरे देश के लिए कानून होता है। तो उस जजमेंट से पहले बार हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस फॉर वुमेन, इसके लिए एक कानून बना, और बाद में हमारे देश के पार्लियामेंट गवर्नमेंट को भी लगा कि ये कानून परमानेंट होना चाहिए, और उन्होंने भी ये कानून पास किया। इसमें तरह तरह के चीज है, जैसे कभी कभी होता है किसी ऑफिस में महिलाएं कम होते हैं, पुरुष ज्यादा होते हैं, महिलाओं को पुरुषों का थोड़ा दबदबा महसूस होता है, या पुरुष ऐसे कोशिश करते हैं कि ऐसे महिला जिनमें क्वालिटीज हैं वो आगे ना बढ़ पाए। तो इन तरह की चीजों को एड्रेस करने के लिए ये कानून बनाया गया था। एक और बहुत जरूरी कानून 2007 साल में आया था, और इसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत से सीनियर सिटीजन भी आज जुड़े हैं जो हमारे चर्चा में भाग ले रहे हैं। 2007 में एक नया कानून आया जिसमें सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि आजकल के बच्चे जो बड़े हो जाते हैं और अपने काम वगैरह और इन सब चीजों में व्यस्त हो जाते हैं, वो अपने माता पिता या अपने दादाजी नानाजी इन ऐसे लोगों का देखभाल नहीं करते हैं। तो इनके लिए, जिससे कि ऐसे कोई स्थिति में अगर किसी को देखभाल नहीं मिल रहा है, इस स्थिति में आप आज कानून का भी सहारा ले सकते हैं। तो एक सीनियर सिटीजन्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट बनाया गया। इस कानून में तरह तरह के प्रावधान हैं, जहां पे ऐसे बहुत से केसेस होते थे जहां पे बच्चे बड़े हो जाते थे तो अपने बुजुर्ग लोगों को घर से निकाल देने की कोशिश करते थे, या फिर उनके बैंक अकाउंट्स, बैंक के खाते, इन चीजों पे कब्जा कर लेते थे। तो इसको एड्रेस करने के लिए वो भी कानून बनाया गया, और ये कानून बहुत जरूरी है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश का जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम का मूल बेसिस यही है कि हम एक फैमिली सिस्टम में बिलीफ रखते हैं, और इस बिलीफ के चलते ही हमारे फैमिली बेस्ड वैल्यूज और फैमिली बेस्ड राइट्स एंड ड्यूटीज बहुत जरूरी होता है। तो अभी रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने इसमें और भी तरह तरह के सुधार वगैरह लाने के लिए, और भी नए नए प्रावधान बनाने के लिए बिल वगैरह प्लेस भी किया है। और आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसमें एक नया प्रावधान भी बहुत जल्दी जुड़ने वाला है, जहां पे हर बच्चे को अपने माता पिता को महीने में 10,000 रुपये देने का एक स्पेशल प्रोविजन भी बनाया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत जरूरी कानून है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। एक और कानून जो कि आज के सोशल स्ट्रक्चर में महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, और फिर से मेरे तरह आपके बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले इतने इस तरीके से ये उपलब्ध नहीं था। आपको पता होगा पहले जब
महिलाएं एक्सपेक्ट करते थे, तो खाली 12 वीक्स का लीव का प्रोविजन होता था, और इन 12 वीक्स जो कि खाली 3 ही महीने हैं, तो इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह देखे जाते थे महिलाओं में। इस पे बहुत चर्चाएं चले, और पूरे विश्व का जो स्टैंडर्ड है उसको लाने के लिए महिलाओं के संगठनों ने बहुत तरह के पिटिशंस वगैरह किए थे गवर्नमेंट को, और 2019 में फाइनली गवर्नमेंट ने इस पे इसका नोटिस लिया, और गवर्नमेंट ने अब मैटरनिटी बेनिफिट्स जो होते हैं, जो कि बेनिफिट्स स्पेशली मिला जाता है जब कोई महिला एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसको भी अब बढ़ा के गवर्नमेंट ने 26 वीक कर दिया है, विच इज अबाउट 7 months, 6.5 months। तो ये भी एक बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को अगर आप देखें तो एड्रेस करना भी कानून का ही काम है और सिस्टम का काम है, और जिसके चलते ये एक नया लॉ लाया गया है महिलाओं के लिए। ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू था जो मैं आप सबको देना उचित समझा। मतलब मुझे लगा कि ये उचित है, आप लोगों को थोड़ा पता तो चले कि किस तरह के कानून है जिससे महिलाओं को अधिकार वगैरह मिलते हैं और क्यों मिलते हैं। तो ये एक चीज है। एक दूसरी चीज पे जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, और इसको मैंने थोड़ा सा टच किया था स्टार्टिंग में, कि देखिए कानून बाद में आता है, कानून के पास लोगों को जाना पड़ता है, कानून किसी के पास चल के आता नहीं है। मैं ये क्यों कहता हूं कि आज अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी है, आप एक महिला है, तो आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आपको कभी कोर्ट जाना पड़े। बट कोर्ट या पुलिस के पास जाने से पहले हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, उस पे भी वो एक बहुत जरूरी पहलू है हमारे जीवन का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डे इन डे आउट हम देखते हैं कि परिवारों में जब विवाद वगैरह होते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। बहुत से केसेस में यही देखा जाता है कि अगर हम एक टेबल पे बैठ के 10 मिनट एक दूसरे से बात करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के समाधान अपने आप निकल जाते हैं। ये समाधान इसीलिए निकल पाते हैं क्योंकि एक तरफ राइट्स है तो दूसरे तरफ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए या महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि, फिर से मैं नीलम जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये कहा था कि आप लोग स्पेशल है, आप लोग स्पेशल है फैमिली सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग स्पेशल है कि आप लोगों का जो स्पेशल पर्सपेक्टिव है उसको हमारे हर जीवन के पहलू में डालने के लिए। हम अभी भी अगर कोई ऐसा काम करने वाले हो जिसमें हमें लगे कि ना सिर्फ शक्ति चाहिए बट बुद्धि भी चाहिए, तो हम पहला चीज करते हैं, मैं तो करता हूं, अपने मम्मी से डिस्कस करता हूं कि ऐसे इसको करे तो आपको क्या लगता है। तो ये जो ड्यूटी है ये और ये जो राइट है ये हमारे जीवन में उसी वक्त एक तरीके से काम में आ सकता है जब हम अपने ड्यूटीज में फेल करते हैं। देखिए फेल हम कभी कभी करते हैं क्योंकि दूसरे लोग मानना नहीं चाहते हैं कि ये इस तरीके से सम्मान या इस तरीके से राइट्स होने चाहिए वुमेन के। ये तो एक पहलू है जिसमें कानून आपके साथ है। बट कभी कभी ऐसे भी होता है जहां हमें समझना पड़ता है थोड़ा सा कि हमारे जो ड्यूटीज है हम उसको किस तरीके से निभाए
जिससे कि हमें राइट्स के स्टेज पे जाना ना पड़े। महिलाएं हमारे देश में शक्ति के रूप है और इस तरीके से राइट्स तो है ही, बट उसके साथ साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी है वो भी बहुत जरूरी है कि एक तरीके से महिलाएं इस बैलेंस को मेंटेन करें, जिससे कि एक जो जो जनरल फैमिली सिस्टम है उस वो आगे बढ़ता रहे। बट एट द सेम टाइम वुमेन इश्यूज, वुमेन राइट्स ये बहुत ही जरूरी है। और अगर किसी भी तरीके से कोई भी वुमेन या कोई भी महिला को ऐसा लगे कि उनको उस तरीके का दर्जा मिल नहीं रहा है सोसाइटी में या अपने फैमिली सिस्टम में या अपने सराउंडिंग्स में, तो उसके लिए बहुत से प्रावधान हैं, जैसे मैंने कुछ छुए हैं और भी कई सारे हैं। और किसी भी महिला को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि जो कानून व्यवस्था है वो उनके साथ नहीं है, वो बिल्कुल उनके साथ है। और बहुत तरीके से इस पे कानून भी है और बहुत फास्ट प्रोग्रेस भी हो रहा है। और एजुकेशन फॉर विमेन, इन सब चीजों पे बहुत सीरियसनेस से काम भी हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से लास्ट में यही रहेगा कि आपके संस्था के माध्यम से इन चीजों को आप जितने लोगों तक पहुंचा सके पहुंचाते रहे। थैंक यू। कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज बेझिझक पूछिएगा। जी, थैंक यू सो मच उद्यम जी। और आपकी हिंदी इतनी अच्छी है कि आप कल बता रहे थे कि हिंदी अच्छी नहीं है, पर मुझे तो आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी। और लॉ के इतने डिफिकल्ट शब्दों को आपने जिस तरह से हिंदी में हमें समझाया, बहुत ही सुंदर है। संजू जी, आगे प्रश्न उत्तर ले ले अपन। किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। संजू जी। नीलम दीदी। हाँ, मैं सुन रही हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो लिया अब ले सकते हैं। अगर किसी से को कुछ पूछना है वकील उद्यम जी से तो वो पूछ सकते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे। आपको कोई क्योंकि बहुत सारी जानकारियां मिले हैं हमें। प्रेगनेंसी लीव जो बहुत कम टच होता है, ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत कम टच होता है। पहली बार मुझे भी सुनने को मिला है ये सब्जेक्ट। और भी कई तरह की, ये जैसे पहले 12 हफ्ते का था, अभी उद्यम जी कितना कर दिया गया टाइम बढ़ा के? 26 वीक्स। ओके, 26 वीक्स। नमस्कार उद्यम जी। नमस्कार। बहुत ही आपने हमें बहुत ही बहुमूल्य जानकारियां दी है। जैसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोई महिलाओं के अधिकार या किसी सिटीजन सीनियर सिटीजन के संघ के अधिकारों का अगर कोई हनन होता है तो सामाजिक संस्था उसमें किस प्रकार मदद कर सकती है? देखिए, सामाजिक संस्थाएं तो अब ये आपने बहुत अच्छा चीज पॉइंट आउट किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये जो मैंने मेंशन किया होगा 10,000 तक जो बच्चों को सीनियर सिटीजन्स को देना पड़ेगा, इसका जो ये चेंज ला रहे हैं, उसके साथ साथ एक नया मैकेनिज्म भी वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें कि सामाजिक संस्थाओं को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। हर स्टेट में सामाजिक संस्थाओं को भी राइट होगा कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर उनके पास जाए और उनको ऐसे उनके नॉलेज में ऐसा आए कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो अगर डायरेक्टली भी कोर्ट वगैरह नहीं जाना चाहिए तो सामाजिक संस्था भी ले जा सकते हैं इन मैटर्स को। तो ये एक नया पहलू वो जोड़ने वाले हैं लॉ में। ये अभी मुझे लगता है कि इन अनदर 6 months टाइम ऐसे चीजों में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। इसके साथ साथ इसी संदर्भ में मैं और एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में
ये सिस्टम नहीं है जिसको बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन केयर होम्स, जैसे जहां कुछ सीनियर सिटीजन एक साथ रह सके या मेडिकल फैसिलिटीज हो, ऐसी चीजों पे हमारे देश में कोई भी इसका व्यवस्था नहीं है। ये भी एक नया चीज वो लाने वाले हैं जिसमें जैसे आप लोगों का सामाजिक एक संगठन है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दिस इज समथिंग दैट बहुत जल्द, आई थिंक इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year ये होने वाला है हमारे देश में भी। थैंक यू फॉर द नाइस इंफॉर्मेशन। एंड ये क्या सिर्फ बुजुर्गों के लिए होने वाला है या किसी भी कानून में इस तरह का लागू होने वाला है? नहीं, ये स्पेशली वो सीनियर सिटीजन केयर एक्ट के अंदर होने वाला है। ओके, निर्मला जी आपका हाथ आया है। निर्मला जी आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है? आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं निर्मला जी। निर्मला जी सोनी। अनुपमा जी आपका भी माइक अनम्यूट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी यू कैन हियर मी? आप हमें सुन पा रहे हैं? Yes, बहुत yes. बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहती हूँ उद्यम जी का। उन्होंने हमें इतनी अच्छी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में कानूनी दांव पेच थोड़ा बहुत समझाया, हमें कंफर्ट दिया कि कानून हमारे साथ है, बट साथ साथ हमें न सिर्फ अपने अधिकार बट अपने ड्यूटीज का ध्यान रखते हुए ही हम अपने अधिकार को सुचारू रूप से ले पाएंगे। मेरा प्रश्न रहेगा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के परिस्थिति में वैसे तो कहा जाता है कि बेटा और बेटी के समान अधिकार हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर से जानना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी राइट जो है उसमें एक डॉटर का क्या स्थान रहेगा? अनमैरिड डॉटर के लिए, डिपेंडेंट डॉटर के लिए, या इंडिपेंडेंट डॉटर हु इज वेल सेटल्ड इन हर हस्बैंड्स फैमिली। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी वाले इशू पे आप लोग सबको भी जान के बहुत खुशी होगा कि हमारे जो लीगल प्रॉपर्टी राइट्स पे इंडिपेंडेंस के पहले तरह तरह के डिफरेंट पार्ट्स देश के डिफरेंट लॉज फॉलो करते थे। तो आप लोगों ने सुना होगा जैसे बिहार और बंगाल को मिला के एक स्कूल हुआ करता था, दया भागा स्कूल बोलते थे उसको। तो हर ये जितने भी स्कूल्स थे उसमें से दया भागा स्कूल माना जाता था बहुत सबसे फॉरवर्ड थिंकिंग या प्रोग्रेसिव थे, क्योंकि ये मैं 1800 और अर्ली 1900s का बात कर रहा हूँ जब प्रॉपर्टी राइट्स बेटियों को भी मिला करता था। बाद में जब हमारा संविधान आया तो एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टी राइट्स, माँ बाप के प्रॉपर्टी पे बेटियों को भी हक मिलना चाहिए, इस पे बहुत सारे चर्चा हुए और एक बहुत इसमें बहुत जरूरी भूमिका एक बंगाल के ही बड़े फेमस पॉलिटिशियन थे जो कि पार्लियामेंट में उस टाइम पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने बहुत लड़ाई किया और एक बिल लाया, उसको बोला जाता था हिंदू कोड बिल। और उस बिल से ये 1950s में ही इंट्रोड्यूस हो गया था कि बेटियों को भी प्रॉपर्टी में राइट्स मिलते थे और मिलना चाहिए। अब ओवर टाइम बीच में कुछ रिफॉर्म्स वगैरह हुए और उनमें बहुत डिटेल्स है, उतना तो जरूरी नहीं है, बट आज का जो पोजीशन है वो पोजीशन इज सिंपल। माँ बाप के प्रॉपर्टी पे बेटी का उतना ही राइट है जितना बेटे का है।
इट इज ऑल्सो वो मैरिड डॉटर हो तब भी उनको राइट है, वो अनमैरिड डॉटर हो तब भी उनको राइट है। और आजकल एक नया पहलू जिसको हम जिसपे हमारे पास बहुत लोग पूछते हैं, इवन इन केस ऑफ डिवोर्स daughters have the right over their fathers and mothers property as much as a son has rights over it. That is the position आज का। थैंक यू सो मच। आशा है अनुपमा जी आपको अपना आंसर मिल गया होगा। प्रियंका जी आपने भी अनम्यूट कर रखा था जी, अनम्यूट करके आप वापस पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अगर किसी को कोई पर्सनल क्वेश्चन करना है तो मुझे पर्सनल चैट में भी डाल सकता है, शोभना साडा के नाम से। उद्दम जी मेरा भी एक प्रश्न था। हाँ जी जी, बेटी का हक हो गया, बेटे का हक हो गया, लेकिन बहुओं का क्या? बहू का हक क्या है? हाँ सही। नहीं, जैसे आपके बच्चों का हक है वैसे ही आपको भी, आप अगर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं तो नहीं, जैसे मेरा एक नॉर्मल सवाल है, जैसे सास ससुर है, पति है, पति भी सास ससुर के अंदर ही काम, मतलब उनके साथ ही काम कर रहा है, उनके पास ही सारी सब कुछ है। तो जैसे हमें अगर एक बहू को कुछ मांगना होता है तो वो अपने हस्बैंड या सास ससुर से मांगते हैं। तो मतलब एक ये सवाल है, मैं इसको अच्छे से नहीं आपको समझा रही हूँ। मुझे लगता है हमारा अपना क्या अधिकार है, हमें तो मांगने से वो मिल रहा है। डॉटर इन लॉ का अधिकार शायद ये पूछ रहे हैं जी। हाँ, हमारे लिए क्या है बहुओं के लिए? देखिए, डॉटर इन लॉ महिला और डॉटर इन लॉ में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इट्स द सेम थिंग। तो जो भी अधिकार कानून में कोई भी महिला के लिए है वही अधिकार डॉटर इन लॉ के लिए भी है। अब आपने आप जो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे इस पे लगता है कि ये एक जनरल व्यू है, एक सामाजिक व्यू है, जिसमें हो सकता है कभी डॉटर इन लॉज को लगे कि हमें अपना हक एवं अधिकार मिल नहीं पा रहा है। बट एट द सेम टाइम आप अगर देखें, जैसे एजुकेशन और हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी हो या साइंटिफिक रिसर्च हो या किसी भी एरिया में, आज पॉलिटिक्स हो, किसी भी एरिया में आज महिलाएं पीछे नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितना महिला आगे बढ़ते रहेंगे, कानून सिर्फ एक प्रोसेस है जो कि इस प्रोसेस को हेल्प कर सकते हैं, बट जितना एजुकेशन वगैरह से जितना महिला आगे बढ़ पाएंगे, उतना ये जो एक इक्विलिब्रियम है फैमिली के अंदर, जहां पे कभी कभी महिलाओं को लगता है कि एज मैरिड वुमेन उनको इक्वल दर्जा नहीं मिलता है, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। हाँ बिल्कुल उद्दम जी, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि शायद हमें महिलाओं को जो डॉटर इन लॉज को है वो राइट नहीं, अपनी डिग्निटी की ज्यादा परवाह रहती है। तो अगर ये पारिवारिक मामला ज्यादा है, सामाजिक मामला ज्यादा है कि अगर उन्हें डिग्निटी मिलती रहे तो अधिकारों की कहीं बात ही ना आए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, क्योंकि वो उनके अधिकार तो सिर्फ वो माँ बनती है, बीवी बनती है, तभी एक तरह से अधिकार ही है वो उनका। और पूरी तरह से मैं आपके साथ एक और चीज आपको ज्यादा पता है वैसे, कि आजकल सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ भी बना दिया है कि बहुओं का भी प्रॉपर्टी पे उतना ही हक है, जितना बेटे और बेटियों का है उतना ही हक बहुओं का भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल बोलना चाहेगा? किरण आपका सवाल का आपको जवाब मिला होगा या कुछ और? अगर आप कंटिन्यू जी, आपने सही दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुओं का भी अधिकार दिया हुआ है। बिल्कुल दिया हुआ है। वो मेरे लिए नहीं है, मैं सबके लिए, जैसे मैं समझ सकती हूँ आप सामाजिक संस्था के हिसाब से पूछ रहे हैं, क्योंकि अपने पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, कई बार आते हैं। जी बिल्कुल। डिवोर्स हो गया, तुम चली जाओ, तुमको कोई हक नहीं है, तुमको महीने का खर्च मिल जाएगा,
तुम चली जाओ जी। घर छोड़ के। जी जी जी। और उद्यम जी, आपने जो एक चीज शेयर की कि हमें अपना फोबिया निकालना चाहिए, मैं 5 मिनट और अपनी ऑडियंस का लेती हूँ। साथ में आपसे इस बारे में थोड़ा सा डीपली जानना चाहूंगी कि जो एक फोबिया है कि हम थाने जाएंगे तो FIR हो जाएगी, केस बन जाएगा, समाज में हमें जगह नहीं मिलेगी, या इस तरह की कोई फोबिया है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आजकल फ्रेंडली थाने बन गए हैं बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ में आजकल काफी फ्रेंडली थाने बन गए हैं जहाँ पे सबसे पहले काउंसलिंग कराई जाती है। क्योंकि मैं जयपुर में हूँ पिछले 3 महीनों से, और मैंने बजाज नगर थाना में देखा, यहाँ पे महिलाओं का थाना है बजाज नगर थाना, वहां पे हमने देखा कि काउंसलिंग सेंटर है बाकायदा, जहाँ पे एक ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं भी इवन 3 दिन वहाँ पे ट्रेनिंग लेके आई हूँ कि किस तरह से आधा घंटा के लिए लोगों को पेन और पेपर देके बिठा दिया जाता है कि हमें कुछ सुनना नहीं है आपकी बात, FIR हम करेंगे आधा घंटा बाद। सिर्फ आधा घंटा इस कागज पे कुछ भी आप लिखो, जो आपका मन करता है लिखो। और लिखने से पता चलता है कि आधी प्रॉब्लम तो लिखने के टाइम ही याद नहीं आ रही है कि प्रॉब्लम क्या थी, आई क्यों थे। और उससे आधी जो 25% है, वो जब दोनों आपस में आमने सामने बैठते हैं, इसने ये किया इसने ये किया, तो सिर्फ वहां पे एक ही चीज है कि ना हम FIR करेंगे, ना हम आपको समझाइश करेंगे। सिर्फ आप 15 मिनट बैठ के एक दूसरे को झाड़ लो, जितना झाड़ना है झाड़ लो, जितना बात करनी है कर लो, जितना डांटना है डांट लो, जो गिले सिकवे हैं कर लो। तो जब वो 15 मिनट वो चले जाते हैं और आधा घंटा पेज लिखने वाला चक्कर, तो पता चलता है लास्ट के 15 मिनट में 50% भी थाने में रजिस्टर्ड नहीं होते केस। समझे कि कहीं पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, कि अगर हम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें तो शायद ऐसा ना हो, क्या हम ये समझे? नहीं, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, तो मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका सुनने में नहीं आया। अपन क्या इस चीजों को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ अगर बीच बचाव की कोशिश की जाए तो शायद मामले कम उलझे? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया था जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि हम देखते हैं कि बहुत से जो पारिवारिक प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, एक टेबल पे अगर 3 लोग बैठ जाए और 5-10 मिनट 15 मिनट एक दूसरे से बात कर ले, तो बहुत से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उसी टेबल से निकल सकते हैं। तो वैसे ही जो जैसे आप लोग का संस्था है, इसमें भी अगर आप लोग इंटरनली ऐसे कोई मैकेनिज्म रखे जहां पे महिलाएं आके आप लोगों से इन सब चीजों पे डिस्कशंस कर सके, तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली एक माहौल क्रिएट कर सकता है जिसमें बहुत से प्रॉब्लम्स कानून के लेवल तक ना जाए और उसके पहले ही सॉल्व हो। थैंक यू। अंजू जी, आपका माइक अनम्यूट है, अगर आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जी भाभी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने आपको सुना और मुझे ऐसा मेरे सवालों का जवाब मिल भी गया और लोगों के क्वेश्चन से, लेकिन आपने जो स्टार्टिंग में एक चीज कही कि ड्यूटी और फैमिली सिस्टम को चलाने के लिए जो एक महिला की जो भूमिका है, तो वो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच सर। मुझे बस सवाल का जवाब तो ऑलरेडी मिल गया, लेकिन मुझे यही बोलना था। वो चीजें बहुत, अगर हम सब इस चीज को समझे तो मेरे ख्याल से शायद कई चीजों की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल अंजू, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि हमारा आज एक टॉपिक ये भी था उद्यम जी के साथ में नीरा जी की तरफ से कि पारिवारिक ड्यूटियां क्या है हमारी। तो हम सबसे बड़ी आज की जो प्रॉब्लम आ रही है उद्यम जी, मैं आपसे एक बात शेयर जरूर करना चाहूंगी सभी मंच के बीच में, कि आज हम अपनी बेटियों को अधिकार तो सिखा रहे हैं, परंतु उनकी ड्यूटीज कभी नहीं बताया कि उनके माता पिता के प्रति, सास ससुर के प्रति, या फिर उस परिवार के प्रति भी कुछ ड्यूटी है। ये ऑप्शनल केस होते हैं जहाँ पे सब कुछ करने के बाद भी शायद वो डिग्निटी नहीं मिल पाती जो एक बहू को मिलनी चाहिए। परंतु ज्यादातर घरों में आजकल बेटियों को, बहुओं को बेटियों की तरह समझा जाता है। तो हम भी अगर उस घर को अपना ले और एकता के साथ आगे बढ़े, सामंजस्य के साथ आगे बढ़े, और साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि घरेलू मामले बीच बचाने की कोशिश की जाए,
क्योंकि मुझे पुराने सिस्टम में बहुत अच्छा लगता था कि परिवारजन वाले मिल बैठ के समझाते थे और अरेंज मैरिज होती थी और वो ये कहते थे कि नहीं बेटा निभाना पड़ेगा बोलकर, और कम से कम इससे टूटने से बच जाते थे, भले ही वो कितनी परेशानियां झेले, और कहीं ना कहीं उसमें सहजती की एक लेवल बढ़ जाती थी जिससे परिवार कम से कम टूटने से बच जाते थे। तो आप इस पे भी राय थोड़ी सी दें हमें जरूर से उदम जी। आप मुझे सुन पाए थे उदम जी? हाँ, लास्ट में फिर से थोड़ा नहीं नहीं बात, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए हम सब आज, आप लोग सब मेरे, एक्चुअली मैं कंसिडरिंग मैं भी दुर्गापुर से हूँ, तो आप लोग सब मेरे आंटी जैसे हैं, मतलब मंजू आंटी हैं वो तो, मैं मतलब वो पता नहीं कब से मुझे जानते हैं, जब मैं किंडरगार्टन में पढ़ता था, 2.5 साल का था जब से। हाँ जब से। तो मुझे जनरली यही लगता है कि अगर हम सब एक थोड़ा सा एक दूसरे के तरफ कंसिडरेट हो और जनरली थोड़ा सा मान मर्यादा इन सब चीजों पे अपना रख के आगे बढ़ सके, तो जनरली कानून का कोई रोल नहीं है। कानून का रोल उसी वक्त आता है जब ये जो बैलेंस है ये किसी कारण से बिगड़ जाता है। तो बात तो सही है कि जैसे अब कभी आपने मुझे बुलाया, आज मैंने आपको राइट्स 10 लॉ समझा दिए, ऐसे ही आपको ये भी करना पड़ेगा कि कभी कोई ऐसा भी बात करे सबसे जो एक सिस्टम के बैलेंस को रखने के लिए क्या करना चाहिए उस पे भी बात करे। ये दोनों चीज एक साथ चलना चाहिए। दैट इज व्हाट आई थिंक। जी थैंक यू सो मच। वही आज हमारे एक्चुअली साथ आज नीरा जी को इसीलिए मतलब पारिवारिक रिश्तों को लेके ही बुलाया गया था, तो बैलेंस बनाने के लिए हम लोगों ने उनको रखा था ये कि वो इस पर पूरा प्रकाश डालेंगे कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी हैं जिनको हमको निभाना चाहिए। तो वो ड्यूटीज हमारी क्या है। और शोभना जी ने बहुत अच्छा कहा कि आजकल जनरली माँ बाप बेटियों को ये तो बताते हैं कि तुम्हारे अधिकार क्या क्या हैं, पर तुमको उस परिवार में कैसे घुल मिल जाना चाहिए। दूध में जैसे पानी डालें तो पता ही नहीं चलता है ना, वैसे ही तुमको घुल मिल जाना चाहिए, एडप्ट कर लेना चाहिए उसको, तो तुमको फिर तकलीफ ही नहीं होगी ना। ये बात है। बिल्कुल नीता जी आज जुड़ नहीं पाए, पर नीलम दीदी आप साथ में हैं तो बिल्कुल हम आपसे भी 2 मिनट जरूर इस टॉपिक के अगर आप कुछ बोलें तो। उधर से अगर आपको नहीं हो तो बस 5 मिनट और लेते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं 2 मिनट बोलूंगी। हाँ बोलिए मंजू। हाँ, मंजू भाभी। हाँ। सबको कर्तव्य तो सिखा देंगे और बाकी सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हो जाती है, तो उसमें भी बेटियों को सिखाना चाहिए कि वो बहुत मतलब अत्याचार न सहे। उसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, खाली ड्यूटी निभाना तो नहीं चलेगा, है ना। अत्याचार न सहे वो बात भी आप सिखाना है। नहीं हाँ। वो बात आप ठीक कह रहे हो भाभी, लेकिन कहीं बहुत विपरीत परिस्थितियां होती बहुत कम केसेस में होती है भाभी, बहुत कम केसेस में। अगर मतलब हम लोग बैठ करके आप देखोगे यदि ना, तो शायद 100 में से 1 केस ऐसा होगा, 1000 में से 5 या 10 केस ऐसे होंगे। हाँ, तो उसको भी संभालना पड़ता है फिर। नहीं वो बिल्कुल संभालना होगा। उसमें बेटियों को उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ड्यूटी सिखाने के साथ साथ कि भाई अत्याचार भी आपको नहीं सहना। पूनम जी खेमानी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक ऑन है। नीलम जी आप अपने 5 मिनट। जी कोई बोला? जी बताएं। पूनम जी को कुछ बोलना है? अगर और किसी को कुछ नहीं पूछना है तो नीलम दीदी 2 मिनट अगर आप और कुछ कहना चाहें तो हाँ, इसका एक समरीकरण कर लेते हैं। उदम जी से सवाल पूछना था, एक उत्तर चाहिए था जी कुसुम जी।
जैसे कि हमारे परिवार में कोई बहू होती है, उनके हस्बैंड के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी होती है और हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है और बहू की वापस रीमैरिज होती है, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास रहती है? कि ससुराल वालों के पास या उसी के साथ चली जाती है? अगर इस सिनारियो में अगर बच्चे हैं मैरिज से, जी हाँ, बच्चे हैं, तो प्रॉपर्टी पे पहले तो वाइफ, और अगर वाइफ रीमैरिज करते हैं तो फिर बच्चे पहले राइट होगा उनका। चले जाए तो सॉरी, आपका आवाज नहीं आया क्लियरली। बच्चे भी अगर साथ चले जाए तो वो प्रॉपर्टी बच्चों के साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर वो प्रॉपर्टी जो हस्बैंड थे उन्होंने खुद बनाया था, तो अगर वो प्रॉपर्टी उनके फादर से उनको मिला था तो फिर फादर से मिली हुई थी, जॉइंट प्रॉपर्टी अगर हो तो, हाँ, वो अगर फादर से नीचे आ रहा है प्रॉपर्टी तो फिर वो खाली फैमिली पे ही राइट होगा, बच्चों पे राइट होगा। आई थिंक उद्यम जी इस मैटर में शायद उनकी मदर का भी पूरा हक होगा, जो इंसान चला गया उसके मदर फादर का, उनके बिल्कुल पेरेंट्स होगा, क्योंकि वो फैमिली प्रॉपर्टी है, उसीलिए मैंने पूछा। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम इंडिविजुअली बनाते हैं तो उनका डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, और जो फैमिली प्रॉपर्टीज होते हैं उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। मतलब फैमिली जैसे कि किसी के एक जन के नाम कोई ऐसे ही कर देते हैं कि उनके नाम से ली गई है। हाँ, देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनारियो है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है लीगली आप देखें तो कुछ एक तरह का प्रॉपर्टी होता है जिसको हम को-पार्सनरी प्रॉपर्टीज कहते हैं। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होते हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब आपके पिता ने खरीदा होगा, उसके ऊपर उनके बच्चों का हक होगा, जिसके ऊपर उनके बच्चों के बच्चों का हक होगा, ऐसे आते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली हम खरीदते हैं जिन पे खाली हमारे बच्चों का हक होगा, ना कि मेरे माता पिता ऐसे करके उनको उस पे हक नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है डिटरमाइन करना कि ये जो आप जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं ये किस तरीके से डिवॉल्व हुआ है। तो ये थोड़ा सा मतलब कानूनी तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, विदाउट गोइंग इनटू बैकग्राउंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। ओके, थैंक यू। थैंक यू उद्यम जी। हाँ जी, नीलम दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे या समापन की तरफ ले चले? नहीं, किसी का समापन कोई की और तरफ अगर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो समापन की तरह ले चलिए। हम इसको थोड़ा सा जॉट डाउन यही कर सकते हैं कि जो जैसे मंजू भाभी ने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ड्यूटीज और राइट्स इसमें बैलेंस बना के चलना चाहिए, लेकिन यदि हमारी बिटिया को बहुत तकलीफ है, मतलब उसके सब कुछ करने के बाद भी उसे तकलीफ है, तो फिर हमें उस पर ध्यान दे करके समाज का और कानून का सहारा लेना चाहिए। अब हम बिल्कुल अपने दीदी, बिल्कुल दीदी, हम आपकी बात से एकदम सहमत है कि अपनी बिटिया या जो भी आपके आसपास नजर आता है उसको न्याय, कहते हैं ना कि जुर्म सहना और जुर्म करना दोनों ही पाप है, तो सहने भी मत दीजिए, पर हाँ तालमेल अगर बन सकता है तो जरूर बनाने की कोशिश कीजिए। पहले काउंसलिंग करना चाहिए, मतलब आपको उनके इन लॉज को या उनके घर वालों को और उनको सबको बैठ के समझाना चाहिए। वो कोशिश अपने तरफ से पूरी तरह से करनी चाहिए, और उसके बाद भी यदि सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं तो फिर आगे है ही है कानून, ये बात है। ठीक दीदी, थैंक यू सो मच। उद्यम जी आप कुछ वापस कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे आज ये मौका दिया, बहुत अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि आगे भी आप लोगों से जुड़े रहे, जिस तरीके से भी हो, कभी भी कुछ भी आए तो बिल्कुल बेझिझक बताइएगा। थैंक यू सो मच। अभी धन्यवाद बाकी है, आप जुड़े रहिएगा। संजू जी, हैंड ओवर टू यू।
हाँ, स्पेशल मेंशन संजू जी का। उन्होंने बहुत सारा मेरे साथ डिस्कशंस वगैरह कर करके उनके ही मतलब हार्ड वर्क यही है कि मुझे ये मौका मिला आज आप लोगों से जुड़ने का। नहीं, थैंक यू सो मच कि संजू जी ने आप जैसे इतने इंटेलिजेंट को हमारे सामने मतलब लाए और हमें भी मौका मिला आपको सुनने का। संजू जी आपका माइक म्यूट है। हैंड ओवर टू यू संजू जी। ओ यस, थैंक यू शोभना जी एंड थैंक यू उद्यम जी। सच में आज मुझे याद आ रहा है कि आपकी शादी में हमने क्या क्या एंजॉय किए थे। वही कल मैं घर पे बात कर रही थी कि अरे इनकी शादी में तो हमने बहुत अच्छे से डिलीशियस फूड भी खाए थे, काफी एंजॉय किया था। चलिए, ओके, थैंक यू उद्यम जी। आपने इतनी गुड़ जानकारी इतने सरल तरीके से हम लोगों को समझाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। आपकी शान में मैं क्या कहूँ, आपकी शान में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ वो है कम। आप आए इस मंच पर, आप आए इस मंच पर, आपका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। अब हम बुलाना चाहेंगे धन्यवाद के लिए कुसुम जी तापड़िया। एक मिनट शोभना जी। ओह अच्छा, सॉरी। हाँ सर, आपके लिए हमारे संगठन की तरफ से एक ई एप्रिसिएशन तैयार किया है, प्लीज इसे स्वीकार करें। बिल्कुल। सुधा जी, सुधा जी प्लीज आप शेयर करें उसे। और सुधा दीदी हो सके तो बोल के भी बताइए। तो दे रही आते कितना दे रहे हैं? दूसरा रास्ता है क्या? क्या गड़बड़ हुआ? कहाँ गए हम लोग? पश्चिम बंगाल प्रादेशिक, हाँ जी, हाँ संजू जी बोलिए। मैं बोल देती हूँ। पश्चिम बंगाल प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन। This certificate is presented to Advocate Udyam Mukherjee for the valuable knowledge and time in the webinar on 28 July 2021. महिला अधिकार उत्थान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा समिति। And thank you so much उद्यम जी। Thank you for inviting me. Thank you so much. अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुसुम जी तापड़िया को कि वे आप आकर कार्यक्रम में उपस्थित सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। कुसुम जी। धन्यवाद संजू जी। जूम सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं अतिथिगण को मेरा जय महेश। मैं कुसुम तापड़िया। सॉरी कुसुम जी, मैं 1 मिनट रोकूंगी आपको। नीरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरे सॉरी बट 1 मिनट के लिए कहाँ गए फिर से? आज उनका इतना नेटवर्क डिस्टर्ब है। नीरा जी आप हैं क्या? अभी मुझे दिखे और अभी चले गए एकदम से। नीरा जी नहीं है। अच्छा, वापस चले गए। ठीक है, आप कंटिन्यू करें कुसुम जी। कुसुम जी आप म्यूट हैं। हाँ कुसुम जी आप म्यूट हो। मैं कुसुम तापड़िया दार्जिलिंग से महिला सशक्तिकरण की संयोजिका, और आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश समिति ने धन्यवाद ज्ञापन करने का भार मुझे सौंपा है। पर इस कार्यक्रम के द्वारा हमें जो भी जानकारी मिली है उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत ही छोटा है। के नियम धन्यवाद देना जरूरी है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि एवं स्पीकर
श्री उद्यम जी मुखर्जी को, आप एक सीनियर लॉयर हैं तथा वर्किंग डे होने के बावजूद आज आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सब महिलाओं और सीनियर सिटीजन को अपने अधिकारों एवं उत्थान से रूबरू कराया और हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हम सभी लाभान्वित हुए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष नीरा जी मल का। परंतु आज कुछ नेटवर्क इशू की वजह से नीरा जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई है। आशा करते हैं कि भविष्य में उनका ये एक ज्ञानवर्धक और उनके मधुर वाणी से हम उनकी सहभागिता देखेंगे। और मैं आभार प्रकट करती हूँ हमारी प्रदेश संयोजिका शोभना जी सारडा का, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में एक नया और अनूठा कार्यक्रम दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रदेश सचिव कृष्णा जी एवं निवर्तमान अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य नीलम जी का और हमारे सभी पदाधिकारी सदस्यों का, जिन्होंने इस कोरोना काल में घर में बैठी महिलाएं एवं सीनियर सिटीजन के लिए जो आज की कार्यशाला का आयोजन किया वह बहुत ही सराहनीय है। साथ ही मंच संचालन के लिए संजू जी एवं जूम संचालन के लिए सुधा जी का आभार प्रकट कर रही हूँ। आप दोनों ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रोग्राम को सजाया है। और साथ साथ दुर्गापुर से मंजू जी चांडक, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेलकम। आप इनवाइट करवाया, जिसके बिना शायद आज का कार्यक्रम असंभव था। अंत में विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए पदाधिकारीगण एवं आज के इस जूम परिसर में अपनी उपस्थिति जिन्होंने भी दर्ज करवाई है और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया और हमारे कार्यक्रम को एक नई दिशा प्रदान की, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय महेश। थैंक यू कुसुम जी, बहुत अच्छा धन्यवाद ज्ञापन दिया आपने। बहुत सुंदर शब्दों ने अपना धन्यवाद ज्ञापन दिया कुसुम जी। चलिए, और सुधा दीदी आज कुछ बोले नहीं, आपके बिना मीटिंग समाप्त करना मुश्किल है। सॉरी शोभना जी, आज मैं कुछ दूसरे कामों में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं पूरा सुन भी नहीं पाई हूँ। बहुत बहुत सॉरी उद्यम जी। चलिए कोई बात नहीं, उद्यम जी और मंजू के साथ में सुधा जी सभी ने का आज सुधा जी आज इतनी बिजी थी, फिर भी उन्होंने अपना ये संचालन के लिए रेडी हो गए, तो उनका तो विशेष थैंक यू है। आज भैया का बर्थडे भी है, फिर भी उन्होंने आज हमको अपने को टाइम दिया। नहीं, तो ऐसी मतलब कोई इसीलिए बात कैंप को और नहीं किया कि हम कुछ खा लेंगे। हमारी तरफ से जरूर भैया को जरूर। हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू सो मच सभी को। नीलम दीदी क्या अपन मीटिंग समाप्त करें? हाँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय महेश। जय हिंद। जय महेश। सभी को बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एंड करो मीटिंग, एंड करो। हाँ, ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।